हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है इनकम टैक्स के अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लेक्चर 4th है, जिसमें हमें कवर करनी है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 इंटरेस्ट ऑन लोन। राइट। अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड डिडक्शन की इस चैप्टर में, तो ये सबसे सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट डिडक्शन है, जिसको सीखने पर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि utmost chapter is covered, the major portion of the chapter is covered। अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो मेनली इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड डिडक्शन के ट्रीटमेंट में ही आती है न्यूमेरिकल में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस डिडक्शन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे स्टेप्स कि कब अप्लाई होती है, क्यों अप्लाई होती है, कितनी अप्लाई होती है, किस तरीके से अप्लाई होती है, सारे स्टेप्स ढंग से सुने, समझें, याद रखें, प्रैक्टिस करें। क्लियर? जिससे आपको हेल्प मिलेगी इसका न्यूमेरिकल अच्छे से करने में। और न केवल ये डिडक्शन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बल्कि इसका थ्योरी भी शॉर्ट नोट में आ सकता है। वो आप केवल तब लिख पाओगे जब आप इसको उन सारे स्टेप्स के साथ समझ लोगे जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वन बाय वन। तो इट इज़ नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो इम्पोर्टेंट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थ्योरी। राइट। चलिए शुरू करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर कोई डिडक्शन अलाउ होती है तो दो ही होती हैं। नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हमने सीखा हुआ है कि नेट एनुअल वैल्यू का 30%। राइट। और दूसरी है इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन। दोनों डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में कवर्ड है। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात अगर अपन करें ना, तो ये बात समझना जरूरी है कि कौन से लोन पर आप इंटरेस्ट दोगे तो वो इस हेड में अपनी इनकम में से डिडक्टेबल होगी। ऐसा नहीं है कि घर में शादी है उसके लिए लोन ले लिया, राइट, बर्थडे पार्टी है उसके लिए लोन ले लिया तो उसकी डिडक्शन अलाउड होगी, ऐसा नहीं होगा। द लोन जो आपने लिया है हाउस प्रॉपर्टी के लिए, वो आपने 3 पर्पसेस के लिए लिया होना चाहिए। या तो हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए आपने लोन लिया है, या फिर आपने उस हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लिया है, या फिर आपने हाउस प्रॉपर्टी की रिपेयर के लिए लोन लिया है। इन तीनों में से किसी भी पर्पस के लिए अगर आपने लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट दिया है, तो जो भी इंटरेस्ट दिया है वो इस हेड में आपकी हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम में से डिडक्टेबल है, घटाया जाएगा, आपकी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करेगा, आपके टैक्स को बचाएगा। क्लियर? अब ये तो बात एक क्लियर हो गई कि हमने लोन क्यों लिया, हाउस प्रॉपर्टी को बनाने, हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने, या फिर उसका रिपेयर एंड रिन्यूअल करने के लिए लोन लिया। अब बात ये आती है कि इसकी इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगी और वो किस तरीके से डिडक्टेबल होगी। क्लियर? चलिए इससे पहले हम एक चार्ट में समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट हम किस तरीके से डिडक्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन उस मकान के खरीदने, बनवाने या फिर रिपेयर कराने के लिए आपने पे किया, जिस मकान को पहला पर्पस आप यूज कर रहे हो या तो लेट आउट के लिए या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। तो यहां ले लेते हैं लेट आउट, मतलब जिस भी मकान के लिए आपने लोन लिया है खरीदने, बनवाने या रिपेयर कराने के लिए, उसको आपने किराए पर उठाया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या ट्रीटमेंट है, दिस यू हैव टू लर्न। और अगर उसको आपने खुद के रहने के लिए यूज किया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड,
तो उसकी इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन और ट्रीटमेंट कैसे होगा। आप समझ लीजिए, अगर आपने लेट आउट किया है तो हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन ऐसे होती है, फुल ऑफ द प्रीवियस ईयर, लिसन अगेन, फुल ऑफ द प्रीवियस ईयर प्लस 1/5 of the pre-construction period, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे और जो टोटल अमाउंट आएगा उसको हम अलाउ कर देंगे, टोटल अलाउड एज डिडक्शन। दोबारा सुन लीजिए, प्रीवियस ईयर में जितना भी आपने उस लोन पर इंटरेस्ट दिया और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो भी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट और दोनों को जोड़कर जो टोटल अमाउंट आएगा उसको हम डिडक्ट कर देंगे आपकी इनकम में से। अब यह बात खत्म नहीं होती है, देखते ही तुरंत कंफ्यूजन आती है, ये क्या लिख दिया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्रीवियस ईयर तो चलो समझ में आता है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग लोन का जो इंटरेस्ट हमने दिया होगा वो हम यहाँ पे लेंगे, लेकिन यहाँ पर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है समझाया जाएगा। एवरीथिंग शैल बी एक्सप्लेन्ड वेरी वेल एंड ऑर्गेनाइज्ड वे, आपको समझाई जाएगी कि पेशेंस और ढंग से साथ में सुनते रहे और देखते रहे, करते रहे। अभी मैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को आगे शॉर्ट में पीसीपी लिखूंगा, तो यहां पर भी साहब फुल ऑफ द प्रीवियस ईयर रहेगा प्लस 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। अब इसका जो टोटल है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में पूरा अलाउड नहीं होता इस डिडक्शन, उसको आपको कंपेयर करना पड़ता है लिमिट से। इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन की एक लिमिट बता रखी है, उससे आपको कंपेयर करना पड़ता है। और लिमिट दो सिचुएशन में है। अगर आपने लोन लिया है, इफ लोन टेकन बिफोर April 1, 1999, तो लिमिट है आपकी 30,000 रुपये। अगर लोन लिया है आपने आफ्टर, ऑन और आफ्टर April 1, 1999, तो आपकी जो इंटरेस्ट की लिमिट है वह है 2 लाख रुपए। लिसन केयरफुली अगेन, आपने मकान खुद के रहने के लिए यूज किया, तो जो भी इंटरेस्ट आपने दिया प्रीवियस ईयर में उसमें जोड़ा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, उस टोटल को आपको कंपेयर करना है लिमिट से। अगर लोन 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया है तो आपका 30,000 रुपये का लिमिट है इंटरेस्ट का, और अगर 1 अप्रैल 99 को या उसके बाद लिया है तो 2 लाख रुपए का लिमिट है इंटरेस्ट का। क्लियर? ये आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी एक बात और इम्पोर्टेंट है जो आपको समझनी है, याद रखनी है कि साहब एक्सेप्शन बोलते हैं ना हम, एक्सेप्शन ऑफ लिमिट। अच्छा, ये लिमिट केवल सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में है, तो एक्सेप्शन ऑफ लिमिट, कुछ एक्सेप्शन है। लिमिट 30,000 ही रहेगी इवन इफ लोन टेकन ऑन और आफ्टर April 1, 1999। मतलब कुछ कंडीशन है कि साहब लिमिट हमें 30,000 ही रखनी है, चाहे आपने लोन 1 अप्रैल 1999 को या उसके बाद क्यों ना लिया हो। कब होगा ऐसा, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा तब होगा जब, ये 2 सिचुएशन में हमने इसको एक्सप्लेन किया है, इसको हम 2 सिचुएशन में बता सकते हैं। अगर आपने लोन लिया है रिपेयर के लिए,
मतलब हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने या बनवाने के लिए नहीं लिया है, काय के लिए लिया है? रिपेयर के लिए। एक और कंडीशन है, इफ कंस्ट्रक्शन नॉट कंप्लीटेड इन 5 years, अगर हमारा कंस्ट्रक्शन 5 प्रीवियस ईयर्स में कंप्लीट नहीं होता है, यहां पर जब भी हम ईयर बोलते हैं ना तो वो फाइनेंशियल ईयर होता है। क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है। तो कंस्ट्रक्शन आपका अगर 5 साल में कंप्लीट नहीं होता है, जिस डेट से आपने लोन लिया उस ईयर से 5 साल में अगर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो भी लिमिट हमारी 30,000 रुपये रहेगी, इवन इफ आपने लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद क्यों ना लिया हो। इज दैट ओके? क्लियर? और दूसरी कंडीशन, अगर आपने लोन रिपेयर के लिए लिया है तब भी हमारी लिमिट 30,000 ही रहेगी, लोन आपने कभी भी क्यों ना लिया हो। अच्छा, अगर कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर कंप्लीट होता है और लोन रिपेयर के लिए नहीं लिया है और लोन आपने 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है तो हमारा 2 लाख रुपए की लिमिट रहेगी। क्लियर है? नो प्रॉब्लम? यहाँ तक ठीक है? अभी ये सवाल में अप्लाई करके दिखाएंगे कि कैसे इन बातों को हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब एक और नियम आ जाता है साहब कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड समझाएं और इसकी इंटरेस्ट ये 1/5 करके क्यों अलाउ हो रही है। तो पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को डिफाइन करते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है? इट इज द पीरियड फ्रॉम loan date to 31st March immediately preceding the date of construction completed. The period from loan date to 31st March immediately preceding the date of construction completed. Clear? अभी ऐसा लग रहा है थ्योरी चल रहा है, थोड़ा इंप्लीमेंट करा के दिखाते हैं। ठीक है, इस रूल को इंप्लीमेंट करा के दिखाते हैं तो इजी हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज आपने 12 लाख रुपए का लोन लिया और कब लिया? जनवरी 1। अब लोन काय के लिए लिया ये इंपॉर्टेंट है। लोन फॉर परचेज एंड कंस्ट्रक्शन, बनाने और खरीदने के लिए लिया। लोन फॉर परचेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, कब लिया? जनवरी 1, 2011 को लिया। राइट, जनवरी 1, 2011 को लिया। एट द रेट 18% पर एनम, इंटरेस्ट हमारी सालाना है 18%। क्लियर? एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी was completed on 31st March 2014। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया हाउस प्रॉपर्टी का 31 मार्च 2014। क्लियर? अब आपसे उन्होंने कहा कि ये बताइए कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा, ये भी कहा कि इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसकी डिडक्शन हमें कैसे मिलेगी अगर आपने मकान को किराए पर उठाया है, अगर आपने मकान को खुद के रहने के लिए यूज किया है, इन बोथ द कंडीशंस में। ठीक है, बहुत ढंग से पूरा अटेंशन देने की जरूरत है। लोन काय के लिए लिया? परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए। कितने का लिया? 12 लाख रुपए का लिया। कब लिया? जनवरी 1, 2011 को लिया। ये क्या चीज हो गई? लोन की डेट हो गई, जनवरी 1, 2011। राइट, ये लोन की डेट हो गई।
और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ हाउस प्रॉपर्टी का? 31 मार्च 2014 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, 31 मार्च 14। क्लियर? ठीक है। लोन लिया जनवरी 1 2011, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31 मार्च 14। क्लियर? तो पहले तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डिसाइड करो आप। द पीरियड फ्रॉम लोन डेट, लोन लेने की डेट क्या है? जनवरी 1 2011, उससे 31 मार्च चाहिए मुझे। इस लोन लेने की डेट से 31 मार्च चाहिए मुझे। कौन सा चाहिए? इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? 31 मार्च 14 को। कब कंप्लीट हुआ? 31 मार्च 14 को। इससे पहले का 31 मार्च कौन सा होगा? 31 मार्च 2013। क्लियर है? 31 मार्च 2013। ठीक है। 14 से पहले 13 में आएगा मार्च, लिख देता हूं मैं। ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, अच्छा इसे मंथ में काउंट करो, कितना हो गया? 3 महीने तो ये हो गए 2011 के फाइनेंशियल ईयर में। 3 महीने तो 2011 के ही फाइनेंशियल ईयर में हो गए, जनवरी फरवरी मार्च। और 11 से 12, 12 से 13, मतलब 2 साल 3 महीने हो गए। तो ये हो गया 27 मंथ्स। मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हमारा 27 मंथ्स का है, जिसकी इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे और जिसका बेनिफिट हमें 5 साल में मिलेगा। 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5। ठीक है। अभी लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं इसमें। अगर इसी सवाल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ होता 30 जून 2014 को, लोन तो इसी डेट पे लिया होता जनवरी 2011 में, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ होता? 30 जून 2014 को। अब बताइए क्या चेंज आएगा फिर? लोन डेट तो यही है जनवरी 11, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की डेट है 30 जून 2014। तो इससे पहले की 31 मार्च कौन सी होगी? 31 मार्च 13 होगी, 14 होगी? 14 में ही आ जाएगी ना, इससे पहले 31 मार्च। सोच के देखो ना, जून से पहले मई, मई से पहले अप्रैल, से पहले 31 मार्च। इस साल में इस डेट से पहले 31 मार्च हमारे पास 2014 में है। क्लियर? दिस हैज टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। अगर मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है 30 जून 2014 को, तो उससे पहले 31 मार्च 2014 आती है। अगर मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है 31 मार्च 14 को, तो उससे पहले डेट 31 मार्च 13 आती है, 31 मार्च 13 आती है। यहां हमारे बैठ रहे थे 27 मंथ्स, और यहां हमारे बैठ जाते हैं आपके 27 एंड 12 39 मंथ्स। बात समझ रहे हो आप? दिस हैज टू बी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड। दोनों सिचुएशन में आपको समझ में आनी चाहिए बात। तो हम ये तो समझ गए कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे डिटरमाइन होता है, एसर्टेन होता है, दैट वी हैव अंडरस्टूड। अब इसकी इंटरेस्ट को हम कैसे अलाउ करते हैं, दैट वी हैव टू लर्न। नाउ लिसन भाई, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं इसकी। तो 12 लाख रुपीस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 18% से। कितने मंथ्स की? 27 मंथ्स की। कैलकुलेट करो, चलाओ कैलकुलेटर, कितनी आएगी? करो कैलकुलेट। $4,86,000, राइट। अब इस इंटरेस्ट का बेनिफिट हमें 5 ईयर्स में मिलना है। अब वो कौन से 5 ईयर्स में मिलना है, थोड़ा ध्यान से समझें आप। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाला पूरा ईयर छोड़ना है आपको, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाला पूरा ईयर छोड़ना है। अभी उस कैलकुलेशन पे नहीं जाए, पूरा ध्यान से समझे जरा चीज को। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ था बेटा? 31 मार्च 14 को। ये वाला फाइनेंशियल ईयर तो छूट गया ना आपका, ये वाला फाइनेंशियल ईयर तो छूट गया ना। तो इसके बाद 5 साल में इसका बेनिफिट मिलेगा।
5 असेसमेंट ईयर, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 हो गए, हो गए, क्लियर। तो हमारा जो असेसमेंट ईयर है, अगर मेरे से इस सवाल में वो पूछे कि इंटरेस्ट और लोन की कैलकुलेशन आप असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए करो, हम 21-22 में है ना, 21-22 असेसमेंट ईयर की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट और लोन क्वेश्चन असेसमेंट ईयर 21-22, ठीक है। तो ये मेरा जो 21-22 है इन 5 साल में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो मुझे प्रिकंस्ट्रक्शन पीरियड की 1/5 इंटरेस्ट यहां पर नहीं लिखनी है, क्लियर। अगर वो इन 5 साल में आ रहा होता तो मुझे यहां पर लिखनी पड़ती, ठीक है। इसकी 1/5, इसकी 1/5 कितनी आएगी, दैट इज 97,200, ठीक है। अब यहां पर क्या रह गया, फुल ऑफ द प्रीवियस ईयर रह गया। अब ये सवाल में 12 लाख रुपए का लोन है और वो प्रीवियस ईयर में एज इट इज आउटस्टैंडिंग है, उसको आपने कुछ भी नहीं चुकाया है, राइट। तो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग 12 लाख प्रिज्यूम करते हुए हम यहाँ पर 12 लाख पर 18% कैलकुलेट कर लेंगे प्रीवियस ईयर का, कितना आएगा, $2,16,000, राइट। प्रिकंस्ट्रक्शन पीरियड की इंटरेस्ट तो मुझे लेनी नहीं है, तो बस ये टोटल अमाउंट आ जाएगा 2,16,000, जो मैं डिडक्शन के लिए अलाउ कर सकता हूं इसको, ठीक है। अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस है तो 2,16,000 मेरा अमाउंट सेम रहने वाला है, लेकिन मुझे इसे कंपेयर करना है किससे, लिमिट से, लिमिट से। तो लिमिट के लिए क्या देखना है, मैंने लोन कब लिया, लोन कब लिया मैंने जनवरी 11 में, जनवरी 11 1 अप्रैल 1999 के बाद आ रही है, ठीक है। जनवरी 11 कब आ रही है, 1 अप्रैल 1999 के बाद आ रही है, तो मेरे को इधर 2 लाख से कंपेयर करना है इसको, तो 2,16,000 और 2 लाख दोनों में कम 2 लाख रुपए, दोनों में कम 2 लाख रुपए, तो मेरे को 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। अच्छा, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आप लोगों को जानकारी होगी कि हम एनएवी नील रखते हैं, नील रखते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन केवल मिलती है हमको, जो कितनी आई है, 2 लाख रुपए, लेस कर दिया हमने तो हमारा लॉस आ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी का 2 लाख रुपए, ठीक है, क्लियर। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में ऐसे होगा। अगर मैंने लेट आउट किया होगा तो क्या होगा, एनएवी हम निकालते हैं, उसमें से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाते हैं, फिर हम ये इंटरेस्ट और लोन का अमाउंट भी घटा देंगे, 2,16,000 रुपये, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अभी थोड़ा सा इस बात पे लौट के आते हैं वापस दोबारा और बढ़ाते हैं इसको, डिस्कशन को। अगर ये मैंने कैलकुलेट किया होता असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए, कौन से ईयर के लिए, 18-19 के लिए, तो फिर मैं 97,200 जो मेरा 1/5 आ रहा है वो मैं इस 2,16,000 में जोड़ देता, वो मैं इस 2,16,000 में जोड़ देता, ठीक है। फिर उसके बाद जो टोटल आता दैट शैल बी अलाउड इट एज ए डिडक्शन, ठीक है, क्लियर। और इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड वही जो टोटल था उसको मैं कंपेयर करता 2 लाख रुपए से, क्योंकि मैंने लोन कब लिया, 1 अप्रैल 1999 के बाद, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इस एक्सेप्शन को भी चेक कर लेते हैं, एक्सेप्शन को भी चेक कर लेते हैं। लिमिट हमारी 30,000 रुपये ही रहेगी, कब रहेगी, जब मैंने लोन का एग्री लिया रिपेयर के लिए, तो रिपेयर के लिए तो लिया नहीं है मैंने, तो लिमिट 30,000 नहीं रहेगी। अगर मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता है 5 साल में, देखता हूँ 5 साल, लोन मैंने कब लिया, जनवरी 2011 को, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, मार्च 14 को, तो ये तो 5 साल के अंदर ही कंप्लीट हो गया ना भाई। जनवरी 11, 3 साल तो फाइनेंशियल ईयर 2011 में, 3 महीने 2011 में बचे, 11, 12, 12, 13, 13, 14, मतलब 3-3.25 साल में हमारा कंप्लीट हो गया कंस्ट्रक्शन। अगर मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर लूँ तो 3 साल है वो, समझ रहे हो आप।
तो इन 5 ईयर्स मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है, 5 ईयर से ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, तो मैं इस एक्सेप्शन में नहीं आता हूँ। और लोन क्योंकि रिपेयर में नहीं लिया है, राइट, तो भी मैं इस एक्सेप्शन में नहीं आता हूँ। मेरा सॉल्यूशन वही होगा जो मैंने किया है। क्लियर? अगर ऐसा होता कि इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता 2020 में, तो लोन कब लिया? 2011 को। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? 2020 में। 5 साल से ज़्यादा टाइम लग गया। और लोन मैंने लिया 2011 को, बाद में लिया, राइट। तो मैं उसके बाद भी मैं इस एक्सेप्शन में आ गया 5 साल से ज़्यादा टाइम लगने की वजह से। तो मेरी लिमिट हो जाएगी वहाँ पर 2,16,000 और 30,000। कितनी हो जाएगी? 30,000। दोनों में कम 30,000, तो मेरा लॉस आ जाएगा 30,000। क्लियर है? और अगर लेट आउट का केस होगा तो फिर हमारा ये टोटल अमाउंट अलाउड हो जाता है एज डिडक्शन। इज दैट ओके? नो प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट? अभी इसको एक काम करते हैं अपन, एक सिचुएशन और बना लेते हैं इसकी। एक सिचुएशन हम ये बना सकते हैं, इफ 4 लाख, if rupees 4 lakh out of the loan were repaid before the previous year। अगर लोन के अमाउंट में से 4 लाख रुपए हमने प्रीवियस ईयर से पहले ही चुका दिए थे, ध्यान से समझे, ये एक और सिचुएशन हो सकती है जो सवाल में दी जा सकती है, जिसको हमें यूज करना आना चाहिए। क्लियर? लोन हमने 1 जनवरी 11 को लिया, 12 लाख का लिया, 18% सालाना इंटरेस्ट पे लिया। कंस्ट्रक्शन हाउस प्रॉपर्टी का 31 मार्च 14 को ही कंप्लीट हुआ। यहाँ तक हमारा कुछ भी चेंज नहीं है। और असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए मुझे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट और लोन। लेकिन बस इसके बाद एक पॉइंट दे दिया कि 4 लाख रुपए इस लोन में से मैंने प्रीवियस ईयर से पहले चुका दिए थे, राइट, प्रीवियस ईयर से पहले चुका दिए थे। तो अगर ऐसा दिया है तो हमें जो प्रीवियस ईयर की पूरी इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है वो उतने अमाउंट में करनी है जितना हमारा प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग है, जितना हमारा प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग है। अगर मैंने प्रीवियस ईयर से पहले 4 लाख रुपए चुका दिए थे 12 लाख रुपए में से, तो प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रहेगा? 8 लाख। तो प्रीवियस ईयर की जो मैं 8 लाख रुपीस जो इंटरेस्ट 18% से कैलकुलेट करूंगा, मैं 8 लाख पे करूंगा, ना कि 12 लाख पे। क्लियर? 8 लाख पे कैलकुलेट करूंगा। तो प्रीवियस ईयर की इंटरेस्ट तो 8 लाख पे 18% कैलकुलेट होगी, 144,000। और जो प्रीकंस्ट्रक्शन पीरियड की इंटरेस्ट है वो इस कंडीशन में भी पूरे लोन के अमाउंट 12 लाख पे कैलकुलेट होगी, क्योंकि लोन तो मैंने 12 लाख का लिया था और जिसमें से 4 लाख रुपए प्रीवियस ईयर से पहले चुकाए हैं, इस प्रीकंस्ट्रक्शन पीरियड पे नहीं चुकाए हैं। तो प्रीकंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट तो यही रहेगा एज इट इज, लेकिन बस फुल ऑफ द प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट रहेगा वो 8 लाख पे आएगा, 18%। ठीक है, 144,000। और उसमें प्रीकंस्ट्रक्शन पीरियड का अगर इंटरेस्ट कोई बनता है जो इन 5 साल में आता है, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर उसको इंक्लूड किया जाएगा। अगर हमारा असेसमेंट ईयर इन 5 साल में नहीं आ रहा है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, वो तो हम पहली बात कर चुके। क्लियर? आई थिंक दैट्स इनफ। तो इसको इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, मोर एज मच एज यू कैन, करते रहिए उसको, प्रैक्टिस से रिलेटेड सवाल करिए। और जो भी आपको डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, तो उसको मेंशन कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि अपन उसको उस कंसिडरेशन में, एक्सप्लेनेशन में ले सकें। ठीक है? थैंक यू सो मच। गेट बैक टू यू अगेन, अंटिल नेक्स्ट टाइम।